स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में थर्मोकेमिस्ट्री की। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, तो आपको पता है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होगी, उसके दौरान जो हीट का जो चेंज आता है उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसी के बारे में पूरा चैप्टर है, उसी के बारे में पूरा टॉपिक है। कोई केमिकल रिएक्शन है, उसके दौरान या तो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, और हमारा क्या काम रहेगा, उस हीट को मेजर करना कि भाई यहां से कितनी हीट निकली या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई। अब उस हीट को मेजर करने के लिए अपने पास होता है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर की मदद से हम उस हीट को मेजर करते हैं, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करके हम पता लगाएंगे कि हीट कितनी निकली या कितनी एब्जॉर्ब हुई। लेकिन हम है ना एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, हम है ना थ्योरेटिकली चीजों को कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो एग्जाम आएगा उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं बोलेगा, हमें थ्योरेटिकली चीजों को निकलवाएगा। हमें कोई केमिकल रिएक्शन देगा, बोलेगा इसकी हीट बताइए, इसमें कितनी हीट रिलीज हुई या कितनी एब्जॉर्ब हुई। तो हमारा जो मेन फोकस है इस चैप्टर में वो ये है कि हीट निकालिए, लेकिन थ्योरेटिकली निकालिए। आपको एक्सपेरिमेंट करना अलाउड नहीं है, आपको थ्योरेटिकली सारी चीजों को करना रहेगा। तो थ्योरेटिकली कैसे निकालते हैं, आज हम उसको सीखेंगे कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी हीट रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, उसको हम कैसे थ्योरेटिकली मेजर करें। तो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट को अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। कौन सी हैं वो तीन चीजें, चलो देखते हैं। पहली चीज होती है, आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, आपके पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, तभी आप हीट को मेजर कर सकते हो। तो पहली चीज है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्या होती है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी चीज होती है लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। इसके कुछ लॉज हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अगर वो लॉज नहीं पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और लास्ट चीज है यहां पे सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। अलग अलग टाइप की एंथैल्पी होती हैं, उनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, एंथैल्पी, इनकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। तो अगर हम बोले कि किसी केमिकल रिएक्शन की अगर हमें हीट मेजर करनी है, तो उसके लिए थ्योरेटिकली मेजर करनी है, तो उसके लिए तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन होगा थर्मोकेमिस्ट्री का, कोई भी क्वेश्चन आने दो, अगर ये तीन चीजें आपको अच्छे से आती हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। तो पहले इनको समझते हैं यार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज को उठाते हैं। सबसे पहले उठाते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन, आपको केमिकल इक्वेशन तो याद होगा, बचपन में पढ़ा था। बचपन में मतलब क्लास 10th में आपने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। आपने पढ़ा होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। केमिकल इक्वेशन के बारे में आपको आइडिया है। फॉर एग्जांपल एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे H2 गैस है प्लस O2 गैस, हाफ कर देता हूं, और ये H2O लिक्विड। ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई, है ना। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है बैलेंस। अब पहला क्वेश्चन ये है कि यार ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये जो केमिकल रिएक्शन को हम दिखाते हैं किसी केमिकल इक्वेशन की मदद से। तो हम किसी केमिकल रिएक्शन को दिखा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, बता सकते हो? तो देखिए, आपको ये पता है किसी चीज का जलना जनरली कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। किसी चीज का जलना जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन जनरली कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जांपल ये इसमें क्या हो रहा है, जल ही तो रहा है। जलना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे हीट रिलीज होगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन कितनी हीट रिलीज हुई, तो इसमें हीट रिलीज होती है 286 किलो जूल। अगर मैं इस चीज को यहां पे लिख देता हूं कि इस केमिकल रिएक्शन से कितनी हीट निकली, अगर मैं ये मेंशन कर देता हूं वहां पे, तो वो जो इक्वेशन है ये बन जाते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बस इतना यार, केमिकल इक्वेशन है, उसके साथ आप ये बता दीजिए कि इसके अंदर कितना हीट का चेंज आया, तो इक्वेशन बन जाते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बस इतना है यार, इक्वेशन है उसके अंदर आप मेंशन किया हुआ हो। अगर आप मेंशन करते हो, पहले से मेंशन हुआ है कि इस
केमिकल इक्वेशन में इतनी या केमिकल रिएक्शन में इतनी हीट का चेंज आ रहा है, तो वो जो केमिकल इक्वेशन बनती है उसको बोला जाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्लियर है? क्लियर है इतना? अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं उसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं रफ करूंगा, ये समझाने के लिए था, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसको साइड में उठा के रख देते हैं नीचे। तो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको छोटा कर लें यार थोड़ा सा, ये ज्यादा ही छोटा हो गया, चलो छोड़िए। यहां पे आते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो व्हेन अमाउंट of heat is mentioned in a chemical reaction, in a chemical reaction, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन में अमाउंट ऑफ हीट को मेंशन कर देंगे इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट इन अ रिएक्शन बोलना सही नहीं है, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्लियर है? एक बार फिर से यहां पे आते हैं, कुछ चीजें मुझे आपको समझानी है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के लेके आते हैं। ये जो कभी भी केमिकल इक्वेशन आपको, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कभी भी दी जाएगी, उसमें जो ये आपके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो आगे वाली चीजें होती है, जैसे इसमें इसके आगे क्या है, इसके आगे ये 1 है, इसके आगे क्या है 1 है ना, इसके आगे कितना है 1 है, यहाँ हाफ है, इसके आगे कितना है 1 है। तो ये कभी भी जब आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन दी जाती है, उसमें जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं मोल के बारे में बताते हैं। ये एनर्जी 286 किलो जूल एनर्जी निकलेगी जब आपका 1 मोल वाटर बनेगा। ये 1 मोलिक्यूल H2O बनने की एनर्जी नहीं है, ये 1 मोल। तो हमेशा इस चीज को याद रखना, जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती है वो मोल्स से कोरिलेट करती है, उसमें मोल्स के बारे में आपको बताया जाता है, ना कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में, मोल्स के बारे में। क्लियर है? 1 मोल H2O जब बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। इतनी बात क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिखने के अपने पास बहुत तरीके हैं। जैसे एक तरीका, इसको पहले मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। पूरी चीज है नहीं, पूरी नहीं आई, रुक भाई, इसको थोड़ा साइड में करते हैं फिर चीजों को समझाता हूं। चलिए, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, कुछ केमिकल इक्वेशन लिखूंगा तो उसको आपको बताऊंगा कि कैसे उनको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे यही केमिकल रिएक्शन, इसको फिर से लिख रहा हूं, H2 गैस प्लस O2 गैस, हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। इसमें कितनी एनर्जी निकली? इसमें निकली 286 किलो जूल एनर्जी निकली। सही है भाई? मुझे बोर्ड पूरा चाहिए तो इसलिए थोड़ा सा साइड में लिखा। आपको दिख रहा है? यस दिख रहा है। अब सुनना, ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको लिखने का एक और तरीका है। एक और तरीका कैसे है? एक और तरीका कैसे है? तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं, देखना। 2 तरीके से आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखना रहेगा और 2 तरीके से आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन दी जाएगी, उसको समझना कैसे करते हैं। तो देखो, H2 गैस है, O2 हाफ O2 गैस प्लस हाँ सही है H2O लिक्विड। अब यहां पे एनर्जी निकली, क्या हुई? एनर्जी निकली। उसको मैं कैसे मेंशन करूं? तो उसको मेंशन करने के मेरे पास एक और तरीका है। एक तो ऐसे मेंशन कर दिया कि प्लस में लिख दिया, प्रोडक्ट साइड में लिख दिया कि 286 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है। मैं इसको एक और तरीके से बता सकता हूं। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, डेल्टा H, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? एक मिनट देखने दो मुझे। यस, डेल्टा H कितना है? एक बार इसको साइड में लिख लेता हूं, कभी ये आए ना। तो यहां पे डेल्टा H इसको साइड में लिखा हुआ मिलेगा ऐसे, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 286 किलो जूल। ऐसा क्यों लिखा माइनस? क्योंकि एनर्जी यहां पे रिलीज हो रही है, तो रिलीज होगी तो माइनस लगाएंगे। क्यों? इसको एक मिनट मुझे आपको एंथैल्पी समझाना पड़ेगा। देखो, एंथैल्पी बहुत सिंपल सी चीज है यार, इससे परेशान मत हुआ करो। 2 चीजें हैं। कोई सिस्टम है अपने पास, अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है, ऐसी जगह पे रख रखा है कि इसके आसपास कुछ है ही नहीं, आइसोलेटेड वैक्यूम है, इस टाइम पे जो इसकी एनर्जी होती है उसको बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है? अगर ये सिस्टम है
इसको आपने एटमॉस्फेयर में रख दिया, बाहर लाके रख दिया, जब ये अकेले होते हैं तब उसकी इंटरनल एनर्जी आइसोलेटेड होती है। अगर उसको एटमॉस्फेयर में रख दिया तो उस पर हमेशा एनर्जी लगती रहेगी, सॉरी प्रेशर लगता रहेगा। अब इसकी जो पहले जो एनर्जी थी उससे यहां इसकी एनर्जी थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा और उसकी वजह से इसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। इस टाइम पे जो इसकी एनर्जी है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी एक एनर्जी है। कब है ये एनर्जी? जब बाहर से प्रेशर लग रहा हो। अगर बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा, वैक्यूम है, तब जो एनर्जी होती है उसको बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। अगर बाहर से प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी। क्लियर है? इसीलिए आपको याद होगा जब आपने पहले कुछ चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें बार बार बोलता था आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो एंथैल्पी एंथैल्पी बहुत यूज करता है, हम एंथैल्पी ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम चीजों की जब एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं। आइसोलेटेड उसकी एनर्जी को हम जनरली मेजर नहीं करते। हम जनरली कैसे मेजर करते हैं? जब उसको एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। इतनी बात क्लियर? तो एंथैल्पी क्या है? किसी सिस्टम की एनर्जी जब वो एटमॉस्फेयर में है, या किसी प्रेशर, कुछ उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, किसी चीज का प्रेशर लगे, चाहे एटमॉस्फेयर का या कोई दूसरी गैस है, उसका अगर प्रेशर लगेगा तो उसकी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी। क्लियर है? अब सुनो, एंथैल्पी को कभी हम इसको मेजर नहीं कर सकते। एनर्जी को, कोई भी एनर्जी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम कभी भी नहीं निकाल सकते, है ना? तो हम इसकी चेंज के बारे में पढ़ते हैं। अगर एनर्जी यहां से निकलेगी तो एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज करेगी, है ना? तो यहां पे आइए, अब यहां पे क्या हो रहा था? एनर्जी रिलीज हो रही थी। एनर्जी रिलीज हो रही तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। कितनी डिक्रीज कर गई? -280। तो उसमें चेंज हमने निकाला है। क्लियर है? एच नहीं निकाला, डेल्टा एच निकाला कि इसकी एनर्जी में कितना चेंज आया। तो एनर्जी कहां से गई? मतलब सिस्टम से तो गई, तो इसलिए -286। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं यार। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तोड़ना है। बचपन में पढ़ा था क्लास 10th में, इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। मान लेते हैं x किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी, तो ये बना CaO प्लस CO2। अब इसी चीज को डेल्टा एच की फॉर्म में कैसे दिखाएं? तो पहली चीज समझने की, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है, हम यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम कैसे दिखाएंगे? CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, और डेल्टा एच में क्या लिखूंगा? डेल्टा एच लिखूंगा प्लस x किलो जूल। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? तो इस तरीके से हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिखते। दो तरीके हैं, या तो आप जो एनर्जी है या हीट है उसको वहीं पे दिखा दो, या फिर आप क्या कर दो? उसको एंथैल्पी की टर्म्स में दिखाओ। इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं लिखी मैंने? इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं लिखी? क्योंकि भाई हम ये जो रिएक्शन करा रहे होंगे मैक्सिमम टाइम एटमॉस्फेयर में करा रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, तो जो भी हीट का चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा? एंथैल्पी के चेंज के इक्वल। ठीक है? इतनी बात क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो अपने पास कुछ ऐसी एक रिएक्शन है, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? आप बोलोगे एक्सोथर्मिक। यस, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, लेकिन एक्सोथर्मिक नहीं होती। मैंने बोला था कंबसन रिएक्शन जनरली, मतलब मैक्सिमम टाइम कैसे मिलेंगी? एक्सोथर्मिक। लेकिन कुछ एक्सेप्शन रहते हैं यार, केमिस्ट्री है ना? तो इसमें ये एक्सोथर्मिक नहीं होती, एंडोथर्मिक। लेकिन जो एक्सेप्शन होते हैं उसके रीजन होते हैं। तो इसका रीजन क्या है? नाइट्रोजन में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। N2 और O2 जब रिएक्शन करेंगे तो एनर्जी निकलेगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। यहां इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो यहां पे ओवरऑल जो प्रोसेस बनता है वो एंडोथर्मिक बनता है। ठीक है? तो यहां से जो एनर्जी है उसको कई बार ऐसे लिख देंगे 180 किलो जूल। आप बोलोगे कि माइनस क्यों लिखा? यहां तो एनर्जी देनी पड़ रही है, ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो चीजों को समझना वो ऐसे लिखेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा। उसको हमेशा पॉजिटिव, कभी भी एनर्जी लिखी जाएगी रिएक्शन के साथ तो उसको हमेशा पॉजिटिव में लिखना, नहीं तो गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे N2 प्लस O2 गिव्स 180 किलो जूल गिव्स 2NO। अभी समझ में आ रहा है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो कभी भी अगर नेगेटिव दिया हो तो उसको पॉजिटिव कर लेना, इधर उधर चेंज करके। अगर इस तरफ नेगेटिव देता है तो उसको उस तरफ ले जाते। क्लियर है? अब इसको डेल्टा एच की फॉर्म्स में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। डेल्टा एच में कितना चेंज आएगा? एनर्जी आई है तो डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव 180 किलो जूल। इतनी बात क्लियर? जितना मुझे लगता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्लियर है। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन यहाँ पे खत्म हुई। थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख लोगे आप पक्का। हर एक क्वेश्चन में हमें थर्मोकेमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, जहां पे भी अपन को हीट निकालनी रहेगी। कोई केमिकल रिएक्शन देगा, बोलेगा इसकी हीट निकालो, तो हमें थर्मोकेमिकल इक्वेशन पहले चाहिए रहेगी। क्लियर है। अब अगली चीज आगे है लॉज, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। हर एक क्वेश्चन में वो लॉज का यूज होगा। तो पहले लॉज, दो लॉज हैं, पहले लॉज के बारे में बात करते हैं। पहले लिखते हैं हेडिंग अपनी, लॉज ऑफ थर्मो केमिस्ट्री। इसके अंदर दो लॉज है, दो लॉ है यार, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। इसका पहला लॉ है, पहले लॉ को देखते हैं। पहला लॉ बोलता है कि भाई कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है मतलब कोई चीज बन रही है, उसका फॉर्मेशन है, उसमें जितनी एनर्जी लगेगी अगर उसको हम तोड़ेंगे तब भी उतनी एनर्जी लगेगी, बस नेगेटिव में। क्या बोलना चाह रहा हूं पहले यार, पहले मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो पानी था, हम पानी बना रहे, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, और यहां से बना H2O लिक्विड। इस दौरान जो एनर्जी का चेंज आया डेल्टा H है, वो है माइनस एनर्जी रिलीज होगी -286 किलो जूल। दिख रहा है वहां पे, यस। इतनी एनर्जी रिलीज हुई, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अब अगर ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस में हो रही है, H2O के फॉर्मेशन में। तो हम ये बोल सकते हैं कि H2O जब फॉर्म होगा तो इतनी एनर्जी निकलेगी। अगर H2O को तोड़ेंगे हम, H2O लिक्विड, तो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, और यहां पे डेल्टा H की वैल्यू सेम ही आएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया है ये फर्स्ट लॉ। जब डिकम्पोज किया तब भी उतनी एनर्जी, बस साइन में चेंज आ गया। हम यहां से यहां जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो एनर्जी सेम लगने वाली है। ये बोलता है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कुछ नहीं है ये। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई कि भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज सेम एज एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दैट कंपाउंड, बट साइन ऑफ एंथैल्पी विल बी डिफरेंट या फिर अपोजिट। क्लियर है, समझा नहीं समझा? बस इतना बोलना चाहता है भाई, अगर ये वाली रिएक्शन है, इसमें इतनी एनर्जी लग रही है, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो एनर्जी सेम लगेगी, बस साइन में डिफरेंस आएगा। इतनी सी बात है। तो पहले फर्स्ट लॉ की जो डेफिनेशन है उसको लिखते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको छोटा कर देता हूं, यहां पे लिखता हूं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है अपना कि भाई एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड is same as enthalpy change for dissociation of same compound। जितना फॉर्मेशन में जो एनर्जी लगेगी अगर उसको तोड़ेंगे तब भी एनर्जी क्या लगेगी, सेम। फॉर डिसोसिएशन ऑफ सेम कंपाउंड, ऑफ कंपाउंड लिख दो तो चलेगा क्या? ज्यादा बकवास नहीं लिखना चाहता हूं। फॉर ऑफ कंपाउंड, बट साइन विल बी अपोजिट। ये फर्स्ट लॉ है इसके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है, ये आपको आना चाहिए। ये हर एक इक्वेशन में यूज होगा। सिंपल सा लॉजिक क्या है, कोई थर्मोकेमिकल इक्वेशन, उसकी एनर्जी दी जा रही है, अगर उसको उल्टा कर देंगे तो साइन बदल देना, बस इतना सा है। ये याद रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछने वाला इस लॉ को। इसकी एप्लीकेशन हमें चाहिए रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हैस लॉ। हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। क्या बोलता है ये हैस लॉ, इसको समझते हैं। हैस लॉ, आपको ये पता है एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। ठीक है, जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो बस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे
डिपेंड करते हैं उनकी वैल्यू, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्या बोलना चाह रहा हूं यार, ये बोलना चाह रहा हूं ए से अगर बी जा रहे हो आप, ए से बी जाना है डायरेक्ट जाओ, या फिर पहले सी पे जाओ फिर सी से डी पे जाओ, डी से अगर बी पे गए, यहां पे जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है, जो एनर्जी आएगी और यहां पे जो एनर्जी आएगी, एंथैल्पी आएगी, दोनों प्रोसेस में सेम आएगी, चाहे आप एक स्टेप से जाओ या दो स्टेप से जाओ, क्योंकि आप इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। तो एंथैल्पी भी क्या होनी है, सेम होनी है, क्योंकि एंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या है, अगर आपको नहीं पता तो पीछे जाके वीडियो को देख लेना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में की वीडियोस को। इतनी बात क्लियर। तो इसको लिखते हैं, फिर थोड़ा और समझाता हूं मैं आपको। तो क्या है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये बोलता है इफ अ रिएक्शन एंथैल्पी चेंज, ऐसा बोलना है सही है, या एंथैल्पी चेंज, या एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन चेंज, चेंज बोले या ना बोले, क्योंकि एंथैल्पी को तो कभी हम मेजर कर नहीं सकते, तो एंथैल्पी चेंज ही होता है। जब भी मैं एंथैल्पी की बात करता हूं, एंथैल्पी चेंज की बात होती है। तो एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज सेम वेदर a reaction is taking place in one step or in multiple steps। मल्टीपल स्टेप, कोई रिएक्शन है या तो एक स्टेप में हो या 10 स्टेप में हो, 50 स्टेप में हो, उसकी एंथैल्पी सेम रहेगी। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा फिर समझाऊंगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार। ये पूरा आना है, रुको भाई, रुको रुको रुको, यस, इसको यहां रखते हैं। अब समझाता हूं, समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं भाई आपको कि भाई ए है, एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, और आपको डी बनाना है। डी क्या है, प्रोडक्ट है। ये ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की ये एनर्जी है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की ये एनर्जी है। तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में जो एनर्जी का चेंज है वो इतना है, तो इसको हम बोल देते हैं कि डेल्टा H1, इतना चेंज आ रहा है, इतना एनर्जी का डिफरेंस है। तो डेल्टा H क्या है, एनर्जी है, बार बार बोल रहा हूं, डेल्टा H क्या है, एनर्जी में चेंज। H क्या है, एनर्जी, 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 ठीक है। ए से हम गए, अब एक तो स्टेप है कि डायरेक्ट ए से डी जाओ तो इतना एनर्जी में चेंज आएगा। एक इसने क्या किया भाई, इसको पहले ले गया दूसरे, पहले ले गया इसको ए से बी पे, इसमें चेंज आया डेल्टा H2। बी से लेके आया इसको सी पे, और सी में एनर्जी का यहां से यहां तक चेंज आया, मान लेते हैं H3, और फिर इसको लेके आया यहां पे चेंज आया डेल्टा H4। यहां पे एक तो रास्ता ये है, एक ही दूसरे रास्ते से लेके आ रहा है, लेकिन दोनों में एनर्जी का चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, हम ऐसा लिखेंगे, पेन कौन सा लू, ये वाला पेन ले लेता हूं, चलो हम ऐसा लिखेंगे कि डेल्टा H2, दिख रहा है ये पेन, यस, सॉरी, अरे यार, हाँ, हम क्या लिखेंगे, डेल्टा H1, डेल्टा H1, ये एनर्जी में चेंज है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ये भी इक्वल होगा किसके, अगर हम एनर्जी निकालेंगे डेल्टा H2 इस दूसरे प्रोसेस से, एंथैल्पी, दोनों में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्लियर है, नहीं क्लियर है, दिख रहा है आपको, थोड़ा इसको अभी दिखा, यस। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि डेल्टा H1, ये जो एनर्जी का चेंज है ये सेम रहेगा, चाहे आप एक स्टेप से जाओ या 50 स्टेप से जाओ, दोनों में एनर्जी का चेंज क्या रहेगा, सेम। प्लस माइनस करके ये अपने आप इक्वली आएंगे। क्लियर है, ये हुआ पहला, ये अपना हुआ हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। क्लियर है, दोनों लॉज हो गए अपने। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं, इसको जूम कर लेते हैं फिर से, अच्छा दिख रहा है फिर। चलिए पहला क्वेश्चन है, आज क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, उसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं फिर से, क्वेश्चन 1। अरे यार इसको हटाओ।
क्वेश्चन 1 है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये कोई इक्वेशन है, इसमें आपको एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है। क्या दिया गया है? ये एक केमिकल इक्वेशन दी जा रही है, COCl2 प्लस 2HHS 2HCl प्लस H2O और CH2। ठीक है, इसके बाद गिवन है COCl2 प्लस H2S प्लस गिव्स 2HCl प्लस COS और डेल्टा H की वैल्यू जो दी जा रही है आपको, वो दी जा रही है -79 किलो जूल। दिख रहा है क्या यार? वहां फिर से नहीं दिखा क्या? ये अभी दिख रहा होगा, बस इतना है। ठीक है, और सेकंड जो रिएक्शन है उसमें दिया जा रहा है COS प्लस H2S गिव्स H2O प्लस CH2 और इसका एनर्जी चेंज दिया जा रहा है 3.42 किलो जूल। अरे यार, अभी ठीक है। दो केमिकल इक्वेशन दी जा रही हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इनकी मदद से आपको ये निकालना है। जो लॉ लिखे थे आपने उसमें थोड़ा सा एक छोटे से एक पॉइंट को ऐड करना, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। उस पॉइंट को ऐड करते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। जगह नहीं है तो यहीं पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा। तो उस पॉइंट को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, तो एक नोट लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। नोट लिखना, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, रेड पेन दिख रहा है कि यस दिख रहा है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैन बी एडेड, इनको अपन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड लाइक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में जो भी आप करते हो, मतलब किसी से मल्टीप्लाई करते हो, किसी से डिवाइड करते हो, है ना, माइनस करना, प्लस करना, जैसे अलजेब्रा की जो इक्वेशन होते हैं उनको प्लस माइनस करते हैं, ऐसे ही थर्मोकेमिकल इक्वेशन को भी आप प्लस माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये बोलना चाह रहे हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाई लाइक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एंथैल्पी चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज मैन्युपुलेटेड इन द सेम वे। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है भाई कि भाई जब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उसमें एंथैल्पी लिखेंगे, तो अगर आप किसी केमिकल इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना, उसको मत छोड़ देना। तो बोलना चाह रहा है अगर आप केमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, तो उसी हिसाब से ये जो अपना डेल्टा एच है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं करके बताता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। तो अपन को ये एक रिएक्शन है, इसकी हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है, इसकी एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, और हमें 2 केमिकल इक्वेशन दी जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? ऐसे क्वेश्चन को अगर 2 केमिकल इक्वेशन दे और उससे एक तीसरी की पूछे, कई बार 4 भी दे देगा, 5वीं की पूछेगा, 3 दे देगा, चौथी की पूछेगा, तो एक से ज्यादा केमिकल इक्वेशन देगा और एक केमिकल इक्वेशन के आपसे पूछेगा। तो कैसे करने होते हैं ऐसे क्वेश्चनों को? तो आपको क्या करना है, इस केमिकल इक्वेशन को बनाना है इन दोनों की मदद से। कैसे बनाएं? तो कैसे बनाना है, आपको इनको प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर, जो आपका मन। तो तरीका बताता हूं, तरीका कैसे जाना है। इस केमिकल इक्वेशन को पकड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको देखना है। इसमें आप देखो, पहली चीज क्या चाहिए आपको, COCl2 चाहिए।
ये चाहिए COCl2। ये कौन सी इक्वेशन से मिलेगा? ये यहां से मिलेगा। अरे भाई हट, है ना। COCl2 कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। तो इस इक्वेशन को उठाना है। ऐसा कैसा, कुछ चेंज नहीं करना, एक COCl2 चाहिए, एक ही मिलेगा यहां से। क्या चाहिए? 2H2S। इस केमिकल इक्वेशन में H2S है, इसमें भी है, दोनों में है ना। इस तरफ क्या चाहिए? HCl चाहिए। और क्या चाहिए? H2O चाहिए। H2O है। CH2 चाहिए, ये भी चाहिए। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते तो 2H2S हो जाएंगे। तो ऐड करते हैं, केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं? ऐड। तो यार इसको छोटा कर लेते हैं, यहीं पे करना पसंद करूंगा मैं, अगर स्पेस नहीं बचेगा फिर देखते हैं बाद में। यस, ये हुआ छोटा। अब सुनो, अब ऐड करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो। ऐड करते हैं तो COCl2, ये ऐसा कैसा आया? उसके साथ कौन आया? COS आया। उसके साथ क्या आया? 2H2S आया। उसके बाद क्या आया? 2HCl। उसके बाद क्या आया? H2O। उसके बाद क्या आया? दो चीज है, COS है और CH2 है। ऐड कर दिया। अब दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो आपको इनके एंथैल्पी को भी ऐड करना पड़ेगा। तो इस डेल्टा H3 मतलब इस केमिकल इक्वेशन का H, वो कितना होगा? डेल्टा H1 पहली वाली का प्लस डेल्टा H2। क्लियर है? डेल्टा H1। अब पहले ये देखो कि ये ऐड तो कर दिया, ऐसे ऐड करना है। अब पहले ये देखो कि जो हमें इक्वेशन चाहिए थी उसी का आ रहा है या किसी और का आ रहा है। ये केमिकल इक्वेशन में COCl2 H2S है, H2S है, ये एक्स्ट्रा है। देखो HCl है, H2 है, CH2 है, ये COS इस तरफ भी इस तरफ भी, दोनों तरफ है तो कैंसिल कर दो भाई, काट दो। यहां से COS कटा, यहां से COS कटा। क्लियर है? और हमें जो चाहिए थी वो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, बस इनको अब ऐड करना है। तो डेल्टा H3 विल बी कितना है? ये -79 और प्लस 3.42। कितना आ रहा है ये? इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कितना है? 3.42। 0 8 गया, यहाँ पे 9 5, यहाँ पे 8 5 75, माइनस में आएगा 75 5.58 किलो जूल। तो इस केमिकल रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकलने वाली है वो हम पहले ही बता सकते हैं इन दो केमिकल इक्वेशन की मदद से। यही हमें पूरे चैप्टर में करना है। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, उससे उसको करना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। नीट का क्वेश्चन है ये, AIPMT 1999 में पूछा गया था। सल्फर है, सॉलिड है, प्लस 3/2 O2, गैस गिव्स SO3 गैस प्लस 2x किलो कैलोरी। इसके इसमें कुछ और भी दिया गया है, उसको ऊपर लिखेंगे। आ जा भाई नीचे, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, क्या दिया जा रहा है? फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। कुछ इक्वेशन दी जा रही है, गिवन इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स SO3 गैस प्लस Y किलो कैलोरी। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 इज, हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है SO2 का। हाँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सल्फर सॉलिड है प्लस O2 गैस गिव्स SO2। इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन में कितनी हीट का चेंज आएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया है x प्लस वाई, बी दिया जा रहा है आपको x माइनस वाई, सी दिया जा रहा है 2x प्लस वाई, और डी दिया जा रहा है 2x माइनस वाई। इन दो केमिकल इक्वेशन से इस केमिकल इक्वेशन में कितनी एनर्जी का चेंज आएगा ये बताना है। कर दोगे? मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।